आज है कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 मेंडलिज्म। इससे पहले हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड पढ़ चुके हैं अच्छे से। मोनोहाइब्रिड में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं। डाईहाइब्रिड कोष का आधारित नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आसानी से पढ़ चुके हैं। और अब है पैलियोट्रॉपी। ठीक है, यानी ऐसी देखो पैलियोट्रॉपी होती क्या है, जब देखो पैलियोट्रॉपी क्या होती है, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे तो उसको क्या बोलते हैं, पैलियोट्रॉपी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वन जीन है, कैरेक्टर एक से ज़्यादा कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करती है तो उसे पैलियोट्रॉपी जीन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है PKU रोग, मानव में होने वाला PKU1 फेनिल कीटोयूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है, देखो ये डिजीज म्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है, जिसमें फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। ठीक है, देखो फेनिल एलेनिन हमारी बॉडी में बनता है और ये क्या करता है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और टायरोसिन में कन्वर्ट होते ही ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर मान लो बॉडी में PAH यानी फेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अगर निर्माण नहीं होगा तो फेनिल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। अब टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो क्या होगा, फेनिल एलेनिन हमारी बॉडी में धीरे धीरे जमने लगता है। ठीक है, पायरुविक एसिड के रूप में ये जमने लगता है, जिसको कीटोन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, और जो कुछ मात्रा में धीरे धीरे किससे रिलीज कर दिया जाता है, यूरिन के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि ये कहाँ जम जाता है, ब्लड में जम जाता है। और ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, किडनी में। तो क्या होगा, एक्सक्रीशन के थ्रू इसको उसकी कुछ लेस अमाउंट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। पैलियोट्रॉपी में केवल एग्जाम्पल लिखा हुआ है PKU रोग का, लेकिन हमारे मेंटलिज्म जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहाँ ये पूरा दिया हुआ है, तो मैंने सोचा एक जगह ही आपको ठीक से अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो PKU रोग ये था, इस रोग में क्या हो रहा था, एक ही जीन क्या कर रही है, एक से अधिक कैरेक्टरों को कंट्रोल कर रही है। तो वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से हैं, देखो एक ही जीन है, आपसे पहले हमने क्या था देखा था, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। जैसे प्लांट हाइट की जीन प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रही थी, जिसके कारण पादप लंबा था। ठीक है, एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। जबकि इस रोग में क्या होता है, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। देखो कौन कौन से, कीटोन बॉडीज इन यूरिया। देखो इसके लक्षण क्या है, इस रोग में क्या होगा, देखो ये एक से ज़्यादा लक्षणों को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो देखो लक्षण क्या है, क्या है इस रोग के, बॉडी में क्या होगा, कीटोन बॉडी की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। और देखो रीनल रिटेशन रेट अधिक हो जाएगी और बॉडी से बाल गायब हो जाते हैं। दूसरा, स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाता है। ये क्या है, ये इस रोग के लक्षण हैं। यानी एक जीन के द्वारा तीन या चार कैरेक्टर कंट्रोल किए जाते हैं, इसी बोलते हैं पैलियोट्रॉपी। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग का निर्धारण। ठीक है, एस्टेब्लिश द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और देखो सेक्स डिटर्मिनेशन तीन प्रकार से होता है बेटा, प्रोगेमी, सिनगेमी, एपिगेमी। ठीक है, प्रोगेमी क्या होता है, अगर मान लो सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं उससे पहले क्या हुआ, सेक्स का डिटर्मिनेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रोगेमी। और ये किस में देखने को मिलता है हमको, हनी बी में, हनी बी के मेल में। और कैसे होगा हनी बी में, हम सेक्स डिटर्मिनेशन डिटेल से पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सेक्स फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं उससे पहले ही मेल का निर्माण हो जाता है। दूसरा है सिनगेमी, इसमें क्या होता है कि जो लिंग का निर्धारण हो जाता है, लिंग का निर्धारण जो होता है ना, वो ड्यूरेशन फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि हम मानव का लिंग का निर्धारण कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उसी वक्त
इस मानव में लिंग का निर्धारण हो जाता है। तीसरा है एपिगेमी। इसमें क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा ना वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में लिंग का निर्धारण होगा। ठीक है, तो ऐसे जंतु कौन कौन से हैं, क्रोकोडाइल है और टर्टल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से उतारें फिर आगे चलते हैं। देखो, गुणसूत्र जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम वो गुणसूत्र होते हैं जो शारीरिक संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और एलोसोम वो होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ऑटोसोम की जो संख्या होती है नर मेल और फीमेल में फिक्स रहेगी, जबकि एलोसोम की बदलती रहती है, क्योंकि एलोसोम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर मान लो मेल की बात करें तो कौन कौन से रहेंगे, एक्स वाई, और फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स रहेगा, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम ही क्या करता है, महिला में लिंग का निर्धारण करता है, जबकि मेल में एक्स वाई करता है। ठीक है, ऑटोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो ऐसे गुणसूत्र जो मेल और फीमेल में समान रहते हैं और क्या करते हैं, जीव की शारीरिक संरचना का निर्धारण करते हैं, उनको बोलते हैं एलोसोम। जैसे मानव देख लेते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम है। मेल की बात करें तो देखो 44 रहेंगे, एक तो ये तो रहे ऑटोसोम, और दूसरा है एक्स वाई, ये क्या है, एलोसोम। एलोसोम कौन सा हुआ, एक्स वाई, जो क्या कर रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है। और ये क्या है, ऑटोसोम। जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 44 प्लस एक्स एक्स, ये क्या है, ऑटोसोम। और क्योंकि ऑटोसोम क्यों बोला, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। और ये क्रोमोसोम कौन से, एलोसोम। एलोसोम क्रोमोसोम कौन से होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब देखो, ये हमने मेल में लिया था, ये हमने फीमेल में लिया था। अब देखो, मेल में और फीमेल में दोनों में जो ऑटोसोम है वो समान संख्या में। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में समान रहते हैं, शारीरिक संरचना का निर्धारण करते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होकर मानव का, जीव का लिंग का निर्धारण करते हैं, एलोसोम कहलाते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक पर उतार लें। अब क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ एक्स क्रोमोसोम वर डिस्कवर। एक्स क्रोमोसोम की खोज कैसे हुई। तो देखो, हैंकिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, जब कीटों का वो लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा था कि आधे क्रोमोसोम में तो एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर थी और आधे क्रोमोसोम में वो थी ही नहीं। ठीक है, 50% स्पर्म में तो क्या एक विशेष प्रकार की एक्स बॉडी उन्होंने देखी और 50% में उन्होंने एक्स बॉडी देखी नहीं। तो देखो, इन एक्स बॉडियों को इन्होंने एक्स बॉडी नाम दे दिया, और जैसे ही बाद में क्रोमोसोम की खोज हुई तो बाद में पता चला एक्चुअल में ये एक्स बॉडी नहीं थी, एक्स क्रोमोसोम था। तो एक्स क्रोमोसोम को सबसे पहले हैकिंग ने देखा था और इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और इन्होंने कब देखा था, देखो इंसेक्ट में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था उस दौरान देखा था। कैसे देखा, आधे क्रोमोसोम में तो क्या था, एक एक्स बॉडी थी जो लिंग का निर्धारण कर रही थी, और वही एक्स बॉडी आधे क्रोमोसोम में अनुपस्थित थी। तो जिन क्रोमोसोम में उपस्थित थी उसी में उसने क्या दे दिया, उसका नाम क्या दे दिया, एक्स बॉडी, जो बाद में जाके पता चला वो एक्चुअल में एक्स बॉडी नहीं, एक्स क्रोमोसोम था। आप इसको उतार लें फिर आगे चलते हैं। देखो क्या लिख रहा है, ही गिव एक्स बॉडी नेम, उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया। दिस स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, और ये इसकी संरचना के बारे में और इसके महत्व के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सके। लेटर अदर साइंटिस्ट कंक्लूज द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज ए क्रोमोसोम, सो इट इज नोन एज एक्स क्रोमोसोम। कि एक्स क्रोमोसोम हैकिंग के द्वारा खोजा गया और बाद में इसका नाम क्या रखा गया, एक्स क्रोमोसोम या एक्स गुणसूत्र। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है एक्स एक्स या एक्स जीरो, ठीक है, दूसरा था एक्स एक्स
और XY प्रकार का, तीसरा है ZW और ZZ प्रकार का। तो सबसे पहले एक एक करके एक एक की चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहला है कौन से प्रकार का, X। देखो सबसे पहला है XX और X0 प्रकार का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम मेल का करेंगे। देखो ऑटोसोम पाए जाएंगे, और दूसरा देखो अगर मेल की हम देखो इसमें बेटा देखो ये क्या है, ये है फीमेल, ये है फीमेल, और ये क्या आंसर है, मेल। देखो इसमें क्या होगा, ऑटोसोम पाए जाएंगे पूरे, और प्लस XX, ये लिंग का निर्धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें ऑटोसोम भी पाए जाएंगे, और देखो ऑटोसोम भी पाए जा रहे हैं फीमेल में, और XX क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। मेल में ऑटोसोम पाए जाएंगे जो दोनों में समान है, और देखो डिफरेंट क्या है, ये X डिफरेंट है। ठीक है, मेल इज डिफाइन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देखो यहाँ से समझते हैं, उसको छोड़ो। देखो फीमेल में कौन सा हुआ, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम है, XX और यहाँ X0। तो देखो देखो यहाँ पर फीमेल कैसी है, होमोजाइगस है, कैसी है, होमोजाइगस, और मेल कैसा है, हेट्रोजाइगस, ये याद रखना है। अब देखो लिंग निर्धारण करेंगे तो इस क्रोमोसोम का, इस वाले जीन का क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, XX। इसका क्रोमोसोम, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, X0। इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, XX, और इसका फिर फोर्थ वाले इस 0 से करा देंगे तो X0। एक्चुअल में यहाँ 0 नहीं है, ये क्रोमोसोम पहले उपस्थित था, बाद में गायब हो गया, इसलिए इसको अनुपस्थिति को किससे दर्शा रहे हैं, 0 से दर्शा रहे हैं। अब देखो 50% तो क्या है, महिला, 50% तो फीमेल होने के चांस हैं, और 50% मेल के। और क्या लिखोगे अब इसमें, इसमें जो फीमेल है होमोजाइगस अवस्था में पाई जाती है, जबकि मेल हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम अनुपस्थित है, तो डिफरेंट हो गया, तो एक दूसरे से दोनों डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन पाई जाती है, और फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, देखो दिस कंडीशन इज नोन एज मेल हेट्रोगेमी, क्योंकि मेल के दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, जबकि फीमेल कैसी है, होमोगेमेटिक। क्यों, इसमें फीमेल के दोनों गैमेट कैसे हैं, समान है। जब दोनों क्रोमोसोम समान हो तो उसको बोलेंगे होमोगेमेटिक, जब दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे हेट्रोगेमेटिक। और यही पॉइंट सारे के सारे सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको लिखना है। ठीक है, फिर है दूसरे प्रकार का, देखो X और X0 प्रकार का हो गया। और ये किस में देखने को मिलता है हमको, इस प्रकार का लिंग निर्धारण ग्रॉस हॉपर में या टिड्डे में। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ग्रॉस हॉपर में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो आप क्या लिखोगे, XX और X0 टाइप का, जिसमें X0 मेल है और XX फीमेल है। दूसरा है XX और XY टाइप का। ठीक है, ये किस में होता है, मानव में होता है। इसको डिटेल से देखेंगे, XX और दूसरा XY प्रकार का। ठीक है, तो देखो फीमेल, मानव में फीमेल का देखो क्या बनेगा, ऑटोसोम प्लस XX, यानी 44 प्लस XX, 44 क्या हो गए, ऑटोसोम हो गए। और इसमें भी 44 पाए जाएंगे, ऑटोसोम प्लस XY। ठीक है, इस प्रकार कंडीशन रहेगी, लेकिन ये क्रोमोसोम हम पूरा नहीं लिखते हैं, हमको क्रॉस कराने के लिए केवल एलोसोम चाहिए, और एलोसोम हमने लिख लिए। देखो 2 क्रोमोसोम है, इसका क्रॉस हम किससे करेंगे, X से, तो क्या बनेगा XX। इसका क्रोमोसोम इसका क्रॉस किससे करेंगे, Y से, तो XY बनेगा। इसका क्रॉस किससे करेंगे, XX से, और इसका क्रॉस किससे करेंगे, XY से। तो अब देखो इसमें 50% तो फीमेल बनी, और देखो 50% तो क्या बनी, गर्ल्स, और 50% मेल, 50% मेल। और ध्यान से देखेंगे तो देखो वाई फीमेल हमेशा, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, हमेशा अपना X क्रोमोसोम दे रही है। ठीक है, लिंग का निर्धारण किससे हो रहा है, Y क्रोमोसोम के, मेल के Y क्रोमोसोम से। ठीक है, तो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि अगर किसी महिला को 2-3 बच्चे लड़कियां होती हैं तो बोलते हैं कि इसमें खुद में दोष है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, मानव का Y क्रोमोसोम। तो इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर करें।
ठीक है। और इसमें भी सेम क्या लिखोगे, फीमेल कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में, और मेल किस में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक्स और वाई दोनों डिफरेंस है इसलिए हेट्रोजाइगस, और यहाँ पर दोनों समान है तो होमोजाइगस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इसको उतार लो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल कौन कौन है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला, आप अच्छे से करा सकते हो। मेल में देखो एक्स वाई, दो दो गेमेट में लेंगे, ए एक्स प्लस ऑटोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोम प्लस वाई, ऑटोसोम प्लस एक्स दोनों, ये दोनों समान प्रकार के रहेंगे। तो देखो ये आप दूसरा भी गेमेट बना लेना, कौन सा, ए प्लस एक्स, अब इन दोनों चारों का आपस में क्रॉस करा लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो आप दो सेटों के रूप में कराना चाहो तो इसको करा लेना, ये 50% कैरेक्टर वियर कर रहा है, ये भी 50% कैरेक्टर वियर कर रहा है। ठीक है, अगर सिंगल सेट के रूप में करवाना चाहोगे तो ये नहीं, वरना ऐसे करना, मैं करा देता हूँ एक बार, इसको मत लिखना, मैं करा देता हूँ, उसको उतारना। देखो मेल में यहाँ लिखेंगे मेल, यहाँ लिखेंगे मेल, यहाँ लिखेंगे फीमेल। मेल से कौन से कैरेक्टर है, मेल्स में एक्स वाई और यहाँ पर एक्स एक्स। तो देखो इस एक्स का क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, इस क्रॉस एक्स का क्रॉस फिर से इस वाले एक्स से कराएंगे तो एक्स एक्स बना, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या बना, एक्स वाई, और इसका क्रॉस वाई का इससे करवाएंगे तो क्या बना, एक्स वाई। यानी 50% चांस किसके हैं, 50%, देखो इन दोनों से क्या होगी, इन दोनों से पुत्री का जन्म हुआ, तो 50% गर्ल्स के चांस हैं और 50% बॉयज़ के, क्योंकि चार में से दो तो एक्स एक्स हैं तो कितना 50% हो गया, और चार में से दो ही एक्स वाई हैं तो ये भी 50% हो गया। यानी गर्ल्स और बॉयज आने के रेशियो फिक्स 50-50% रहता है। ठीक है, और लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, मानव, मानव नर। ऐसा नहीं है कि फीमेल में कोई कमी के कारण क्या हुआ, गर्ल्स का या बॉयज़ का निर्माण, ऐसा नहीं है। लिंग का निर्धारण मानव के द्वारा, मानव के एक्स क्रोमोसोम के द्वारा किया जा रहा है। अब एक बार आप इसको अच्छे से उतार लें। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रकार का लिंग निर्धारण है जेड डब्ल्यू, ये इसको ध्यान से देख लेना, जेड डब्ल्यू और जेड जेड प्रकार का। इसमें उल्टा हो गया, इसमें मेल कैसा है, इसको ये क्या है मेल और ये क्या है फीमेल। तो अब से पहले सब मेल कैसे थे, हेट्रोजाइगस, जबकि यहाँ पर मेल कैसा है, होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों क्रोमोसोम समान है, जोड़ी के दोनों जीन समान है, और फीमेल में जोड़ी के दोनों जीन डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोला, हेट्रोजाइगस। ठीक है, फीमेल कैसी है, हेट्रोजाइगस, और मेल कैसा है, होमोजाइगस, जस्ट उल्टा है। ठीक है, और क्रॉस कैसे कराओगे, क्रॉस देखो सेम एक ही तरीका है, दोनों गेमिट बनाओ, गेमिटों को आपस में क्रॉस करा दो। अगर किसी ने मोना हाइब्रिड अच्छे से समझा है तो कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, सब इजी कर दोगे। नहीं किया तो आपको पूरी लाइफ निकल जाएगी, मेंडल समझ नहीं आएगा, रट लोगे, इसका मतलब क्या है कभी नहीं समझ पाओगे। क्रॉस बस तुमको याद रहेगा, मेंडल का मतलब क्रॉस, जबकि इसका उद्देश्य क्रॉस कराना ही नहीं था। देखो वंश लक्षणों की वंशागति किस प्रकार हो रही है, ये सब समझाना था। प्रीवियस पीरियड वीडियो अच्छे से देखोगे, समझ के देखोगे तो समझ आएगा कि मेंडल का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो मेल कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में, फीमेल हेट्रोजाइगस में, दोनों के गेमिट बनाओ, क्या क्या बनेंगे, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का। देखो इसका क्रॉस इस जेड से कराओगे तो क्या बनेगा, जेड जेड, इस क्रॉस का इससे कराओगे तो जेड डब्ल्यू, इसका इससे कराओगे तो जेड जेड, और इससे इसका कराओगे तो जेड डब्ल्यू। देखो ये कैरेक्टर किसको शो कर रहा है, मेल को, किसको, मेल को, और ये दोनों कैरेक्टर फीमेल को। ठीक है, तो यहाँ पर भी 50% चांस किसके हैं, मेल के, 50% फीमेल के हैं, यानी लिंग निर्धारण 50-50% होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेल के बारे में क्या लिखोगे, यहाँ पर मेल जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जबकि फीमेल किस में होगी, हेट्रोजाइगस में। तो ये फीमेल है और ये यहाँ पर ये क्या है, मेल, और ये क्या है, फीमेल। ठीक है, इसको अच्छे से उतारो फिर आगे चलते हैं।
अब है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी इन ह्यूमन। देखो मानव में लिंग निर्धारण को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, बाकी एक बार और देख लो, वैसे तो पढ़ चुके हैं। एक्स वाई टाइप एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप में देखो मेल मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल में दोनों में सेम नंबर में क्या रहेंगे, क्रोमोसोम। मेल में भी कितने हैं 2n46 हैं और फीमेल में भी 2n46 हैं, जिसमें से 44 एलोसोम है और ऑटोसोम है और 2 XY एलोसोम है। और यहाँ पे भी उसी प्रकार एलोसोम कौन से हैं, फीमेल में XX और ऑटोसोम कौन से हैं 44 44, ठीक है। जिसमें देखो दो प्रकार के इस गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, 50% एक्स 50% 22+X और 50% मेल में 22+Y, ठीक है। और मेल कैसा हो गया, हेट्रोगेमी हो गया, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम आपस में डिफरेंट है। और फीमेल में एक ही प्रकार का गैमेट प्रोड्यूस होता है, कौन सा, 22+X। तो दोनों प्रकार के गैमेट लिख लेंगे हम, क्योंकि हमको क्रॉस करवाना है। तो देखो आगे करते हैं, देखो क्रॉस वैसे करवा लिया, दोनों क्रॉस करेंगे 50-50% आएंगे, वही बस मैकेनिज्म है। इस स्लाइड को एक बार उतार लो। अब है ये वाला, देखो सेम उस प्रकार से देखो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, 22+X 22+Y। यहाँ पर 22+X, दोनों को एक एक बार और लिख लेंगे। क्या होगा, 50% कौन बना, क्रॉस करा देंगे, और उस क्रॉस में क्या होगा, 50% किस गर्ल्स के चांस आए, 50% बॉय के, यानी गर्ल्स और बॉय रेशो कितना हो गया, 50-50%। देखो इक्वल प्रोबेबिलिटी और गर्ल्स और बॉयज, क्रॉस पहले करवा दिया है, चाहे एक बार और देख लो, 44+XX, ठीक है। पर इसको देखो ठीक से करो, देखो क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, XX और XY, ये क्या है मेल और ये क्या है फीमेल। इसमें दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, एक ही प्रकार का बनेगा लेकिन लिखना दो बार पड़ेगा, X और X। यहाँ पर भी ऑटोसोम लिख दो, चाहे 22 लिख दो, वही बात है। ऑटोसोम 22 होते हैं और एक 23, लिंक क्रोमोसोम एक मिल गया 23 और ऑटोसोम है 22, तो 23 हो गए टोटल। अब इसका 2n कर लो 46 हो गए। और यहाँ पर भी X और Y सेम क्रॉस करवा लो, इसका इससे करवा लो, फिर इसका इससे करवा लो, इसका इससे, फिर इसका इससे, क्या बनेगा, XX XY XX और XY, यानी 50% गर्ल्स और 50% बॉय। वही रेशो यहाँ लिख रखी है चेकर बोर्ड के रूप में, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। अब आप इसको एक बार उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा है, समझ लेना, एग्जाम की दृष्टि से तो नहीं है, फिर भी समझ लो। देखो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा ना, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रकार का मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इट मीन्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल रेसेसिव। देखो इसमें जो मेल फीमेल होगी, जो क्वीन होगी, वो कैसी रहेगी, 2n, उसमें क्रोमोसोम की संख्या हमेशा 32 रहेगी, नहीं, और डिप्लॉइड अवस्था में होगी। और मेल हमेशा हैप्लॉइड अवस्था में रहता है, कभी भी मेल डिप्लॉइड अवस्था में आता ही नहीं है, इसकी एक खास बात है। इसमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल ही डिफरेंस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो फीमेल कैसी है 2n और मेल कैसा है n, हैप्लॉइड है। अब देखो n बराबर यहाँ पर कितने 32 और यहाँ कितने n बराबर 16, हैप्लॉइड है, 16 रहेंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम का एक सेट रहेगा और क्रोमोसोम के एक सेट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 16, तो दो सेट में कितनी बन जाएगी 32। तो देखो n बराबर 16, n बराबर 32, n बराबर 16। मेल हमेशा हैप्लॉइड ही रहता है, डिप्लॉइड अवस्था कभी आती नहीं है मेल की। अब देखो फीमेल क्या करेगा, गैमेट का निर्माण करेगी जनन करने के लिए, तो गैमेट का निर्माण करेगी, तो गैमेट निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है, कोष के, कौन सा कोष के विभाजन होता है, मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस होगा,
तो मियोसिस के द्वारा देखो क्या बन जाएगा, एन एन 2 बार बन जाएगा, एन बराबर 16 और एन बराबर यहाँ भी 16। इससे क्या बनेगा, इससे फिर से मेल बन जाता है, इससे एन बराबर ये 16 ये क्या बन गया मेल, और ये क्या बन गया एन बराबर दूसरा गेमिट बन गया। ठीक है, ये एक एम ए तो एक गेमिट बना और ये दूसरा गेमिट बना, और ये वाला जो गेमिट था उसने इस वाले मेल के साथ क्या कर लिया, वापस से फर्टिलाइजेशन कर लिया। फर्टिलाइजेशन किया दोनों ने तो क्या बन गया, वापस से 2n बन गया। अब बताओ ये वाला जो n था कौन सा, देखो यहाँ पर n बराबर 32 थे, n बराबर 32 है तो देखो दो प्रकार के युग्मक बने, एक तो ये और एक ये। इसने तो इस n के साथ क्रॉस कर लिया तो 16 और 16 वापस से फिर से 32 हो गए, डिप्लॉइड अवस्था आ गई। बचा बाकी ये क्या करता है, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा यानी एनिसिस जनन के द्वारा किसका निर्माण कर लेगा, फिर से वापस से हेप्लॉइड नर का निर्माण कर लेगा, जो वापस से अगले जनन में भाग ले लेगा। और देखो इससे क्या बना, एन बराबर फिर से फीमेल बन गई। इसी तरह फिर से ये क्या करेगी, क्वीन का निर्माण करेगी और वर्कर का निर्माण करेगी। ध्यान रखना क्वींस और वर्कर का निर्माण करती है। अगली संतति में पैदा होने वाली फीमेल, ये वाली फीमेल कब हमेशा किसका निर्माण करेगी, एन बराबर एक क्वीन और एक वर्कर का निर्माण करेगी। और वर्कर कैसा रहेगा, स्टेराइल, जनन नहीं कर सकता, जबकि क्वीन फर्टाइल रहेगी। देखो इसकी जनन क्षमता का निर्धारण किससे होता है कि क्वीन फर्टाइल रहेगी कि नहीं रहेगी, वो होता है फीडिंग, इनकी फीडिंग पर। फीडिंग, और ये क्या खाती है, रॉयल जेली। अगर जिसको जितनी अधिक रॉयल जेली खिलाई जाती है वो उतनी ही अधिक फर्टाइल रहेगी। तो देखो वर्कर्स के हिस्से में रॉयल जेली बहुत कम आती है, इसलिए ये कैसे रह जाते हैं, स्टेराइल रह जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको उतार लो, नहीं समझ आए तो फिर से चला के देखना, इजी है, बहुत अच्छी है। और ध्यान रखना इसमें देखो गेमेट्स का निर्माण किया हुआ 32 है, तो गेमेट्स का निर्माण हुआ तो कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस, जिसके कारण 16 हो गए। अब इसमें जैसे ही गेमेट का निर्माण होगा ना तो कौन सा विभाजन के द्वारा होगा, माइटोसिस। ये याद रखना है। अकेला धरती पे एकमात्र प्राणी है ये हनी, मेल हनी ड्रोन। ये क्या करता है, क्रोमोसोम का जब इसमें निर्माण होगा तो सब में मियोसिस के द्वारा होता है, केवल इसमें माइटोसिस होता है। देखो माइटोसिस के द्वारा एन बराबर एन बना, युग्मक बना, और ये इन दोनों युग्मकों ने वापस से संयोग किया, फीमेल बना ली, फीमेल ने वापस से क्वीन बना ली और वर्कर बना लिए। इस प्रकार की लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसमें इस प्रकार का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको एक बार अच्छे से उतार लो। देखो इसमें ये समझाना चाह रहा है, देखो मेल इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस पार्थेनोजेनेसिस। मेल हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड है, मैंने समझा दिया। और अगली पीढ़ी का निर्माण किससे करेगा, पार्थेनोजेनेसिस यानी एनिसिक जनन के द्वारा। फीमेल इज डिप्लॉइड एंड फॉर्म बाय फ्यूजन गेमेट्स। ठीक है, गेमेट्सों के युग्मन के द्वारा फीमेल का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें देखो देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो ग्रैंड मदर इसमें भाग ले रही है और ग्रैंड फादर भाग ले रहे हैं तो हमेशा क्या बनती है, फीमेल बनती है, मेल तो बनेगा नहीं। अब फिर से ये क्या करेगी, पार्थेनोजेनेसिस करेगी, जिसके द्वारा क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, और वो मेल इसके खुद के जनन में भाग नहीं लेगा। फिर से ये फीमेल मियोसिस करेगी तो क्या क्या बन गया, एक मेल बनेगा जिसको आप क्या बोल रहे थे, वर्कर बोल रहे थे, और एक फीमेल बनेगी जिसको आप क्या बोल रहे थे, क्वीन बोल रहे थे। अब देखो यहाँ पर कोई मेल नहीं बना। ठीक है, तो देखो इसमें जो हनी बी होता है ना, उसका कोई भी फादर नहीं होता और कोई भी सन नहीं होता। या तो उसकी ग्रैंड मदर रहती है या ग्रैंड सन रहता है या ग्रैंड फादर रहता है। ठीक है, कभी भी पिता का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस यानी एनिसिक जनन होता है। आप पिछला क्रॉस ध्यान से समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। देखो कैसे नहीं है, इसमें देखो ये वाला जो मेल था ये पिछले पार्थेनोजेनेसिस से प्राप्त हुआ, इस वाले से नहीं हुआ। फिर यहाँ पर फीमेल थी, एन बराबर 32, उसने 2 गेमिट बनाए, एक फीमेल वाली गेमिट बन गई। अब बताओ इन दोनों ने आपस में फ्यूज कर लिया, तो बताओ इसका कोई पिता है नहीं, ये तो पिछले से प्राप्त हुआ है ना इसको। फिर वापस से फीमेल बनेगी, ये 2 प्रकार के क्या बनाएगी, गेमिट बनाएगी। एक तो क्वीन बना रही थी और दूसरा क्या बना रही थी, वर्कर बना रही थी, जो कैसा था, स्टेराइल। अब बताओ इसका बेटा भी नहीं हुआ। ठीक है,
क्योंकि देखो अगर ये स्टेराइल नहीं होता तो ये इसका बेटा होता और फिर से ये इससे जनन कर लेता, तो देखो इसका पिता भी रहता और बेटा भी होता। अब देखो ना तो इसका पिता है क्योंकि ये तो पिछली पार्थेनोजेनेसिस से प्राप्त हुआ है, इससे थोड़ी हुआ है। तो देखो ये इसका बेटा, ये इसका बाप नहीं है और इसका ये बेटा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो दो, इससे इस फीमेल से दो ही तो जीव बने थे, क्वीन बन रही थी और वर्कर बन रहे थे। वर्कर स्टेराइल था, फीमेल फिर से फर्टाइल थी, फीमेल ने फिर से दो गेमेट्स को प्रोड्यूस किया, जिसमें से एक मेल था दूसरा फीमेल थी। मेल फिर से स्टेराइल था, दूसरा ये फर्टाइल था। और देखो इससे अगली वाली क्या होगी, जो एन बनेगा मेल का, वो क्या होगा इसका, इसके रेफरेंस में देखो ग्रांड सन होगा कि नहीं होगा। अब इसका कोई फादर नहीं है, या तो ग्रांड मदर है या ग्रांड फादर है या ग्रांड सन है या ग्रांड डॉटर है, फादर होता ही नहीं है। अच्छे से पढ़ना तो समझ आएगा। अब चलते हैं आगे। इसको आप बनाना चाहो तो बना लेना इस वाले को, वैसे काम का है नहीं, बस एक ही लाइन लिख दोगे। देखो ये लाइन लिखी हुई है और तो भी उसमें काम चल जाएगा, लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी इच्छा। वैसे बना लोगे तो ठीक रहेगा नीट फीट के लिए, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसका मेल का हनीबी फीमेल का फादर और सन हो कैसे नहीं होता, तो रीजन आप आराम से लिख सकते हो। अब आप इसको एक बार उतार लो। फिर है म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन क्या होते हैं, डीएनए में होने वाले सडन चेंज क्या कहलाते हैं बेटा, डीएनए म्यूटेशन। जैसे डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन, यानी इनके न्यूक्लियोटाइडों में जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षारक है उनमें शिफ्टिंग होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन कैसे होते हैं, अचानक, ठीक है। म्यूटेशन कैसे, सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, यानी वेरिएशन का डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का सोर्स है, ठीक है। और जिसके कारण जीव का जीनोटाइप, जिसके कारण जीव का फिनोटाइप बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होगा, जैसे मान लो डीएनए में से क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन क्षारक है ना वो गायब हो जाएंगे, या तो गायब हो जाएंगे या आ जाएंगे। देखो जैसे मान लो एक ही जगह क्या आ जाएगा, मान लो टी आ गया, तो बताओ इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। और यही तो म्यूटेशन है, डीएनए की श्रृंखला में अचानक होने वाले परिवर्तन इस प्रकार के। देखो या तो न्यूक्लियोटाइड में या नाइट्रोजन क्षारक में चेंज हो जाएंगे, जिसके कारण पूरी इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी, यही म्यूटेशन है, ठीक है। और सबसे पहले किसने देखा था, ह्यूगो डे व्रीज ने। किसमें देखा था, इवनिंग प्राइमरोज, जिसको ओइनोथेरा लेमार्कियाना भी कहते हैं। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन लिख सकते हो, ठीक है। खोज किसने की थी, ह्यूगो डे व्रीज ने, ठीक है। और देखा किसमें था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसे इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ, क्यों देखो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम म्यूटेशन के कारण होगा क्या होगा, जो क्रोमोसोम रहेगा ना जीव का, उसमें खुद में ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कैसे, मान लो क्रोमोसोम 2n सेट के रूप में, अगर मान लो इसमें से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, तो ठीक है, एक क्रोमोसोम गायब हो गया मान लो, तो इसको बोलेंगे मोनोसोमी। क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। अगर मान लो 2n सेट में से दो क्रोमोसोम गायब हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूलिसोमी, ठीक है। अगर मान लो 2n सेट में से हो सकता है एक या तो बटेगा या घटेगा, ये तो म्यूटेशन है, अचानक होने वाला परिवर्तन, अचानक हो जाएगा परिवर्तन। एक हट रहा है मान लो 2n के सेट में से, तो उसको मोनोसोमी बोलेंगे। अगर 2n सेट में से नहीं 46 गुणसूत्रों में से 2 गुणसूत्र कम हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, नलिसोमी। अगर 2n क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम अगर मान लो जुड़ गया, तो इसको इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। अगर मान लो 2n क्रोमोसोम का सेट है, इसमें 2 गुणसूत्र जुड़ गए, तो इसको क्या बोला, टेट्रासोमी, ठीक है। इसको उतार लो एक बार अच्छे से इस स्लाइड को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा है जीन म्यूटेशन या पैंट म्यूटेशन। उसमें इतना लिखा हुआ है बस,
क्रोमोसोम के सेटों में होने वाला परिवर्तन क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है, वो मैंने बता दिया था, एक्स्ट्रा है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लिखना चाहो तो लिख लेना, तुम्हारी इच्छा है। फिर दूसरा है जीन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन या पॉइंट म्यूटेशन, देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डीएनए का जो डीएनए का ये है, इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, जैसे क्षार नाइट्रोजन क्षारक है, इसमें सिंगल में चेंज हो जाएगा, जैसे क्या है GAG, इसमें क्या होगा, अकेले या तो जी में चेंज हो जाएगा या ए में चेंज हो गया या दूसरे वाले जी में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण देखो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ये अलग प्रकार के प्रोटीन को कोड कर रहा है, और मान लो GUG हो गया, ये अलग प्रकार के प्रोटीन को कोड करेगा, GUUUG हो गया तो ये प्रकार अलग प्रकार के प्रोटीन कोड करेगा। हुआ कुछ नहीं है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो गई। ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, यानी गुणसूत्र में होने वाला बिंदुवत उत्परिवर्तन। बिंदुवत परिवर्तन क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और इसका उदाहरण किस में देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखो पढ़ते हैं इसको ध्यान से। ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के सिंगल बेस पेयर में के कारण होने वाला उत्परिवर्तन, एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ड्यू टू डिलीशन या इंसर्टेशन ऑफ बेस पेयर ऑफ शिफ्ट, या तो इसमें इस रोग इसमें क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन में या तो कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा डीएनए में, या डीएनए से हट जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से हट के ये यहाँ पर लग जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा। तीनों से क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पेडिग्री एनालिसिस की जो तुलना है वो एक ट्री से की गई थी जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है। जैसे मान लो ट्री से किस प्रकार की गई, इस प्रकार से, मान लो ये ट्री है, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, देखो इस प्रकार हर बहुत सारी टहनी एक साथ लगी रहती हैं। उसी प्रकार हम इसमें क्या करते हैं, एक वंशागति में होने वाले सभी संभावित रोगों का अध्ययन करते हैं, और वो सारी की सारी पीढ़ियों का इस प्रकार डायग्राम बना के एक साथ अध्ययन कर लेते हैं, जिसके कारण 50 साल बाद होने वाली बीमारी का भी हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। मेंडलिज्म के द्वारा, देखो मेंडलिज्म क्या कर रहा था, एक एक लक्षण को लेके क्रॉस कर रहा था और उसका रिजल्ट उसी पीढ़ी में देख रहा था। जैसे मान लो इसमें अगर मान लो इसकी कल्पना करें पेडिग्री एनालिसिस को लेके, तो देखो अगर मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों में मान लो कोई आनुवंशिक विकार है, तो देखो ये इनमें क्रॉस हुआ और उस वो आनुवंशिक रोग आगे जाता है कि नहीं जाता है, इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको देखो इसकी उम्र 50 साल, इसकी भी 50 साल, हमको 50 साल वेट करना पड़ेगा। जब ये बड़ा होगा 60-70 साल तक वेट करेंगे, तब तक इतनी आयु व्यक्ति की उम्र होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गुणों का विश्लेषण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, सारे गुणों को एक साथ रखकर हम अनुमान लगा लेते हैं, जिसके कारण हमारा अध्ययन आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है, और संभावित होने वाली सभी बीमारियों का या चीज़ों का हमको पहले ही अनुमान लग जाता है। इसी के इसका ये इस प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। अब आप इसको अच्छे से उतार लो। देखो अब इसके कुछ सिंबल हैं, अगर इस प्रकार का है, गोल गोल है तो नॉर्मल फीमेल है, अगर ये 4 कूट का है तो नॉर्मल मेल, और इस प्रकार का है जिन तो मतलब सेक्स ही डिसाइड नहीं है, अगर ये तीनों रंग से भरे हुए हैं तो मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा होगा, योग रोग युक्त रहेगा, और आधे का भर देने का मतलब ये कैरियर है, रोग नहीं है, केवल कैरियर है। रोग के लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेके जाने का गुण पाया जाएगा। और ये क्या है, कैरियर फीमेल फॉर सेक्स लिंक डिजीज, ऐसी फीमेल जो कैरियर तो है लेकिन कौन सी कैरियर है, एक्स लिंक डिजीज। देखो एक्स क्रोमोसोम पर होने वाले रोगों को ही अगली पीढ़ी में लेके जा सकती है, ठीक है। फिर है ये, इसको बोलते हैं मैटिंग, और ये क्या है, ये मैटिंग है लेकिन रिलेटिव में मैटिंग है। अगर मान लो इस प्रकार का है ये मेल और इस फीमेल में
सिंगल डंडा है तो ये क्या है, कॉपुलेशन। अगर ये वाला डबल डंडा है तो इसको बोलेंगे कॉपुलेशन इन रिलेशन, ठीक है। और इसका मतलब हो गया डेथ, ठीक है। और ये डायगोजिटिक ट्विंस और ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दोनों समान प्रकार के तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और दोनों डिफरेंट थे तो डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक। अब इनको आप उतार लें, एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आता, डेफिनेशन वगैरह आती है, तो आप इसको डेफिनेशन को इसकी अच्छे से याद रख लेना, इनको भी उतार लेना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो इसमें वही पेडिग्री एनालिसिस की नीड क्या है, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, देखो जेनेटिक्स के अध्ययन पॉसिबल नहीं है, क्यों, देखो कंट्रोल जेनेटिक क्रॉस नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन, देखो क्रॉस का वेट करेंगे, मानव को 50-60 साल लग जाएंगे अगली पीढ़ी उत्पन्न होने में, इतनी व्यक्ति की उम्र काल जीवन अवधि होती है, वो एनालिसिस कब करेगा, एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा। तो देखो लॉन्ग लाइफ स्पेन होती है, ठीक है, इज सो वेरी लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टडी जेनेटिक कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन रेट इज लो, मानव में जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत लो है, यानी एक बार में 1 या 2 संतति उत्पन्न करेगा, और मान लो उनमें ही दोनों समान प्रकार के लक्षण आ गए, तो फिर वो दूसरे लक्षण का एनालिसिस कैसे करेगा, तो रिस्क है। तो इस सब से बचने के लिए क्या किया गया था, पेडिग्री एनालिसिस से लक्षणों का लेखा जोखा रखा गया था। अब है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, पहला है मेंडेलिज्म, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलिज्म डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर या ऐसे रोग जो जिनकी वंशागति मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड नियमों पर आधारित हो, यानी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की तरह ही उनमें क्रॉस होता हो और उसी प्रकार वो संचरित होते हों, उनको बोलते हैं मेंडेलिज्म डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलिज्म डिसऑर्डर क्या है, रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का रिजल्ट है जो अलाउ करते हैं इनहेरिटेंस को, ठीक है, लक्षणों की वंशागति को अलाउ करते हैं, ठीक है। और इसको एक बार आप उतार लें, अब आगे चलते हैं। देखो पहला है रोग कलर ब्लाइंडनेस, 1 नंबर पे डाल लेना इसको, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये क्या है बेटा, सेक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर इसकी जीन पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोला, सेक्स लिंक्ड डिजीज, रेसेसिव डिजीज, और ये रेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, यानी अप्रभावी अवस्था में ही अपना रोग का लक्षण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको क्या बोला, रेसिव। और एक्स लिंक क्यों बोला, क्योंकि इसकी रोग की जो जीन है एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। और इस रोग में होता क्या है, जो रोगी व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, वो है ना, देखो रेड और ग्रीन कलर के मध्य डिफरेंस ही नहीं कर पाता, व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देगा कि रेड कौन सा है और ग्रीन कौन सा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार का, देखो 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, चाहे पढ़े तो पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ लेना, यही वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। वैसे तो देखो कौन जो सेल है आपकी 3 प्रकार की होती हैं, एस टाइप की, एम टाइप की और एल टाइप की। एस टाइप की कौन सी सेंसिटिव होती हैं, ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं, जो जिनका नियंत्रण क्रोमोसोम 7 से होता है। दूसरी है एम टाइप की, जो ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव होती है और जिनका क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड रहता है। दूसरा है एल टाइप की, जो रेड कलर के लिए सेंसिटिव रहती हैं, इसके भी क्रोमोसोम 7 नंबर पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तीनों के तीनों, आप चाहो तो आपकी कॉपी में लिखना, चाहो तो मत लिखना, ये एक्स्ट्रा हैं तीनों के तीनों पॉइंट, नीट की दृष्टि से इससे इम्पोर्टेंट है, बाकी एनसीईआरटी के लिए इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये नहीं है। अब देखो इस रोग में क्या होगा, या तो व्यक्ति को रेड कलर नहीं दिखाई देगा या ग्रीन, इन दोनों के मध्य डिफरेंस नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति को देखो रेड कलर के लिए ब्लाइंडनेस है तो उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया, अगर ग्रीन कलर के लिए है तो ड्यूटेरोनोपिया, और ब्लू कलर के लिए तो ट्राइटोनोपिया, जो क्रोमोसोम नंबर 7 के कारण होती है, जो एक्स लिंक्ड नहीं है, दोनों एक्स लिंक्ड है। तो इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे, रेड कलर वाली का, प्रोटोनोपिया का और ड्यूटेरोनोपिया का, ठीक है।
इस वाले पैराग्राफ को आप उतार लो, फिर अगला चलते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, ये कैसी है, एक्स लिंक है। तो देखो ये कैरेक्टर वाली अगर महिला है तो वह कैसी है, सामान्य। कैसी है, नॉर्मल। अगर मान लो उसके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो उसको वो कैसी महिला रहेगी, कैरियर। यानी उसमें खुद में तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन वो रोग के लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेके जा सकती है। ठीक है। और अगर मान लो महिला के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसकी जीन, कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, तो ये महिला कैसी रहेगी, डिजीज, यानी रोगी रहेगी। और मेल की बात करें तो एक्स वाई में मेल कैसा रहेगा, नॉर्मल। और हमने क्या पढ़ा था, इसकी जीन जो है एक्स लिंक्ड रहती है। अगर मान लो मेल के एक भी क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम और उसी पे मान लो कलर ब्लाइंडनेस की जीन आ गई, तो व्यक्ति कैसा होता है, सीधा रोगी रहता है। यानी मेल कभी भी कैरियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स के साथ, ठीक है, एक्स सी अगर मान लो एक ही क्रोमोसोम पर है तो इसको कैरियर बोलेंगे, अगर दोनों क्रोमोसोम पे तो कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। ठीक है। और मेल की बात करें तो एक्स वाई है तो नॉर्मल, और एक्स वाई के एक भी एक्स क्रोमोसोम पर है तो मेल कैसा रहेगा, सीधा रोगी रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो एक क्रॉस दिया हुआ है, ए सन हैव 50% चांस ऑफ, देखो ये एक बार करा लेना। अगर देखो मैं करा के दिखा देता हूँ एक बार, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे बोलता है, अगर एक सामान्य महिला, अगर मान लो एक महिला सामान्य है तो नॉर्मल कैरेक्टर कौन से थे, एक्स और एक्स। देखो ये नॉर्मल कैरेक्टर, इसका विवाह एक कलर ब्लाइंडनेस वाले रोगी व्यक्ति के साथ करा दिया जाए तो संभावित संततियों की संभावनाएं क्या क्या रहेंगी। तो देखो ये एक्स से इसका क्रॉस करवा लो तो एक्स सी एक्स, इसका इससे करवा लो तो एक्स वाई, इसका एक्स सी एक्स, इसका एक्स वाई। तो क्या लिखोगे, देखो अगली पीढ़ी में होने वाले कौन, बॉयज तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उस पीढ़ी में होने वाली दोनों की दोनों महिलाएं सभी गर्ल्स कैसी रहेंगी, कलर ब्लाइंडनेस की कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी बेटा, कैरियर। ठीक है। इस प्रकार कहेंगे। अगर मान लो पूछे कि सामान्य महिला है और रोगित कौन है, पुरुष, तो आपको क्या करना है, सामान्य महिला के दोनों क्रोमोसोम लिखने हैं। जिस भी प्रकार की महिला बोले उसके क्रोमोसोम लिख लो, नॉर्मल बोले तो ये लिख लो, और कैरियर बोले तो ये लिख लो, और ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बोले तो ये तीनों लिख लो। और मेल कैसा बोल रहा है, सामान्य बोल रहा है तो ये कैरेक्टर, और कलर ब्लाइंडनेस वाला बोल रहा है तो ये कैरेक्टर लिख के दोनों का क्रॉस करा दो, जो रिजल्ट आए उसके बारे में वही लिख दो कि यहाँ पर देखो ये और ये कैसे हैं, सेम है। यानी ये कैसा है, ये कौन से रोग का लक्षण है, कैरियर का। और जबकि ये मेल हमेशा उसमें सामान्य रहेगा और फीमेल हमेशा कैरियर रहेगी। ठीक है। अब आप एक बार इसको अच्छे से उतार लो। अब दूसरा रोग लेते हैं हम, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होगा बेटा, ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ठीक है। इसमें क्या होगा, इस रोग को ब्लेडर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, देखो इस रोग में क्या होता है, यदि व्यक्ति के शरीर पर छोटा सा भी कट लग जाता है ना, तो उस व्यक्ति में रक्त बहता रहता है और कभी भी रक्त का थक्का जमता ही नहीं है। रक्त का थक्का जमने में नॉन स्टॉप ब्लड बहता रहता है, रक्त का थक्का जमने में बहुत देरी हो जाती है और कभी कभी रक्त का थक्का जमता ही नहीं है। इसके कारण व्यक्ति का सारा रक्त शरीर से बाहर चला जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इस वाले रोग को सबसे पहले लंदन की रानी विक्टोरिया में देखा गया था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कह लेते हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से यानी राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए है वो ज़्यादातर होता है, यानी मोस्ट कॉमन डिजीज है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 नंबर का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है कौन सा होता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन AHG, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण
हीमोफीलिया ए हो जाता है। और हीमोफीलिया बी में क्या होगा, ये रेयर होता है, बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, अगर कहीं होता है तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। कौन सा, क्रिस्मस फैक्टर या पीटीसी फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये रोग क्या होता है, हो जाता है। और इस रोग में हुआ क्या, कट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैडर डिजीज बोला। और ये जो रोग था सर्वप्रथम लंदन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जीनोटाइप क्या है। देखो, अगर मान लो एक्स एक्स नॉर्मल बोले तो मैं फीमेल की बात करें सबसे पहले, तो एक्स एक्स के साथ कैरेक्टर के साथ महिला कैसी रहती है, नॉर्मल, इसको कोई रोग नहीं है। अगर मान लो इसके एक्स एक भी एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया की जीन आ जाती है, स्मॉल एच से लिख देते हैं। देखो, कलर ब्लाइंडनेस की सी से लिखी तो इसको हीमोफीलिया मतलब एच, तो ऐसे लिख देते हैं। अगर मान लो एक भी क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया की जीन आ जाती है फीमेल में, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरियर। यानी खुद तो रोग ही नहीं है, लेकिन रोग के कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करवा सकती है। और दूसरी क्या है, एक्स एच और एक्स एक्स, ये केस में ये महिला कैसी हो गई, डिजीज, यानी इस महिला को रोग है। और दूसरा मेल की बात करें तो एक्स वाई के साथ तो नॉर्मल रहेगा, जैसे अपन होता है नॉर्मल व्यक्ति। अगर एक्स क्रोमोसोम एक भी एक्स क्रोमोसोम पाती है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो उसी जीन पर स्थित हो जाते हैं हीमोफीलिया के जीन, तो इसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिक, यानी डिजीज बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, इसमें भी सेम प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार करवा के देख लेना। देखो, अगर तुमसे बोले कोई, अगर एक सामान्य हीमोफीलिया नॉर्मल मेन का सामान्य हीमोफीलिया का विवाह किससे करा दिया जाए, तो कैरियर से बोले तो एक्स लिख लेना। और नॉर्मल बोले तो दोनों को हटा के, देखो दोनों को हटा देना, यहाँ क्या लिख देना, एक्स एक्स। अगर बोले कैरियर है तो एक्स एक्स लिख के दोनों में सी एच एच लगा देना, कैरियर हो गया, सॉरी रोगी हो गया। कैरियर बोले तो एक ही एच पर एक्स लगा दो। ठीक है, तीनों कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जो जो बोले वो करते जाओ और आंसर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो, क्रॉस करवाना अगर आता है तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा, नहीं तो घूमते रहो। कैरियर की बोले तो एक्स एच एक्स लिख देंगे। मेल कैसा बोले, अगर नॉर्मल बोल रहा है तो एक्स वाई लिख दो, अगर हीमोफिलिक बोल रहा है तो यहाँ भी एच लगा दो। अब इन दोनों का इससे क्रॉस करवा लो, इसका फिर इससे करा लो। ठीक है, इसका इससे करा लो और इसका फिर इससे करा लो, जो जो रिजल्ट आए वहाँ यहाँ लिखते जाना। और बता दो कि इतने फीमेल हैं, इतनी फीमेल कैरियर हैं, इतने मेल कैरियर हैं, इतने मेल डिजीज हैं, इतनी महिलाएं सामान्य, इतने नर सामान्य रहेंगे। ठीक है, और ये जब इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्रॉस करके ही देखना पड़ेगा, फिर वहाँ बताना पड़ेगा कि कितने नॉर्मल हैं, कितने के अनुसार रिजल्ट है, अनुमान नहीं लगा सकते। एक एग्जाम्पल आप करके देखो, मैं बोलता हूँ अगर कोई महिला एफेक्टेड है यानी डिजीज वाली है, इसका विवाह सामान्य पुरुष से करवाया जाए तो क्या होगा। तो देखो, इसका क्रॉस इससे करवा लो, क्या पाया, एक्स एच एक्स, इसका क्रॉस फिर से क्या करवा लो, दूसरे वाई से, सॉरी, तो एक्स एच वाई, इसका क्रॉस इससे करवा लो तो क्या आया, एक्स एच एक्स, इसका इससे करवाओगे तो क्या आया, एक्स एच वाई। तो देखो, इस प्रकार के पेरेंट्स में दो मेल बनते हैं और दोनों के दोनों डिजीज वाले होते हैं। अगर एक डिजीज वाली महिला का विवाह सामान्य पुरुष से करवा दिया जाए तो उसकी जितनी भी संततियां होंगी, जितने भी लड़के रहेंगे संतति में, वो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे बेटा, हीमोफीलिया रोग युक्त रहेंगे। ये बात कब पता चली, देखो नॉर्मल तो नॉर्मल है ना, लेकिन क्रॉस करवाया तो देखा सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आ गए, और क्या हुआ, व्यक्ति रोगित हो गया, क्योंकि उसके जैसे ही मेल के एक भी एक्स क्रोमोसोम पाएगा ना, वो तुरंत रोगी हो जाएगा, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक, इस प्रकार के आप भी करा के देख लेना, सारे हो जाएंगे, नहीं हो तो इसको रिपीट कर करके देख लेना और कैरेक्टर बदल लेना, सेम इस प्रकार रहेंगे क्रॉस।
इसको उतार लो आसानी से।